ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ाने वाले हैं। आपको याद होगा ज्योमेट्री पिछले कुछ दिनों से मैंने रोक रखा था और अभी पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने के बाद परसेंटेज शुरू किया हूं, लेकिन परसेंटेज का अगला क्लास आपको 16 मार्च से मिलेगा, 16 मार्च 2020 से। वो इसलिए कि अभी मैथ मस्ती जेल में क्लास बंद है। तो चलिए, चूँकि होली के लेकर छुट्टी था तो परसेंटेज मैं पढ़ाऊँगा 16 तारीख से। और अभी आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि लाइन एंगल मैंने पढ़ा रखा था ज्योमेट्री में, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ज्योमेट्री का, ठीक है। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देता हूं इसका। उसके बाद मैंने आपको ट्रायंगल यानी पूरा त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल यानी वृत्त। उसके बाद बचेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन यानी कि चतुर्भुज और बहुभुज, तो इसको बाद में देख लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सर्कल को, और एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे ताकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं ज्योमेट्री में वृत्त के बारे में तो बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। कुछ भी आपको आता हो या ना आता हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, केवल भागिएगा नहीं। दोस्तों यही वृत्त जो आपके सामने है एक समतल सतह पर खींचा गया, ये चारों तरफ से दोस्तों ये वृत्त है। और ऐसा नहीं कि आज आप पहली बार देख रहे हैं इस वृत्त को। ये जो घेरा है ना, ये घेरा एक समतल सतह पर ये घेरा, इसको हम परिधि कहते हैं, आपको पता भी होगा। ये इसी का नाम है परिधि। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परिधि और ये केंद्र बिंदु जो एकदम सेंटर में होगा, बीच में होगा, यहाँ से कहीं भी परिधि को टच कराइएगा तो वो लाइन त्रिज्या हो जाता है। ये हो गया आपका त्रिज्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, और ये 2 मिनट की बात है तो मैं आपको जल्दी से सिखा दूं। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो इस बात को नोट कर लेंगे कि भैया त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए आप लिख लेंगे कि केंद्र बिंदु से परिधि, देखिए कहीं भी केंद्र बिंदु से परिधि को छू लिया, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। दोस्तों अब परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु को मिलाने से जो ये लाइन बनती है ना, परिधि पर स्थित किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा जो होती है वो जीवा होती है। ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा, ये हमारा क्या था? त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु को मिला दीजिए तो ये जो लाइन बन जाता है ये होता है जीवा। तो मतलब परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु, परिधि पर स्थित किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अब एक बात और ध्यान देना है। अब बताइए, अगर ये है, आप इसे व्यास कहते हैं, लेकिन व्यास भी वृत्त की जीवा ही है। केंद्र बिंदु से गुजर कर गया है इसलिए व्यास हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास, ब्याज नहीं, व्यास। तो व्यास हुआ भैया कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। व्यास से बड़ी जीवा कोई नहीं हो सकता है किसी भी वृत्त का। आइए ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है। अब देखिए परिधि पर स्थित कोई भी 2 बिंदु को मिलाया कि नहीं मिलाया, तो ये जीवा है। लेकिन ये केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है इसलिए व्यास भी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यास किसे कहेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे व्यास होता है। अच्छा, ये भी जीवा है
ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। एक चीज आप गौर कीजिए, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना। वृत्त में अच्छा ऐसे ही नहीं, ऐसे भी खींच सकते हैं। सुनिएगा, वृत्त में केंद्र से जो जीवा जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो केंद्र के जितने नज़दीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस जीवा को देखिए, ये सबसे बड़ा है लेकिन ये थोड़ा दूर है, केंद्र से दूर है तो ये थोड़ा छोटा है, और ये वाला और दूर है तो इसके अपेक्षा ये छोटा है, ये वाला और दूर है तो ये सबसे छोटा है। अगर इसकी बात करें हम तो केंद्र बिंदु से जो ज़्यादा दूर उतना ही छोटा, जितना ज़्यादा दूर उतना ही छोटा होता है। तो याद रखना है कि इस बात को नोट कर लेना है कि वृत्त में जो जीवा केंद्र बिंदु से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही छोटा होगा, और जो केंद्र के जितने नज़दीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये एक जीवा मान लीजिए केंद्र है, अगर व्यास खींच देते तो व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट देता है, लेकिन ये जीवा 2 भाग में बांटता है लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि केंद्र से होकर गुजरता तब बराबर 2 भाग होता है वृत्त का। तो बड़ा वाला को हम कहेंगे दीर्घ, ये दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ वृत्त खंड हो गया, दीर्घ वृत्त का खंड, और नीचे वाला हो गया लघु वृत्त खंड। ये नीचे वाला पार्ट, इस लाइन से नीचे का जो भी पार्ट है ये हो गया आपका लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर बच गया ना, ये ऊपर का पार्ट, इस लाइन से ऊपर जितना भी, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। तो चलिए, ये लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। अब यहां ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो वृत्त होता है ना, और ये जीवा है, मान लीजिए कि जीवा ए बी, जीवा ए बी, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाल देते हैं, यानी केंद्र बिंदु से जब आप जीवा पर लंब डालते हैं, लंब डालने का मतलब होता है कि एकदम सीधा लाइन ड्रॉ करना है, आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई भारी चीज़ धागे में बांध के आप यहाँ लटकाते हैं तो एकदम वो सीधा आएगा। तो ये क्या करता है कि लंब जो है, लंब तो 90 डिग्री पर ही आएगा, ये बात हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री कोण कब बनता है, जब एकदम एक पड़ी हो और एक खड़ी हो, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, इधर भी 90 डिग्री का कोण बना, इस बात को ध्यान रखना है। तो केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। मान लीजिए ए बी था, यहाँ मैंने एम लिख दिया, जहाँ ये लंब डाला गया इस पॉइंट पर मैंने एम लिख दिया, यानी अब हो जाएगा ए एम बराबर बी एम। इसका यूज होगा दोस्तों, बराबर यूज होगा हमें सवाल में, तो इस बात को नोट करना है। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम सवाल पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और समझ में आएगा, तो आपको पढ़ने का खूब मन करेगा। तो याद रखना है कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, और अगर ये लंब डलाया है तो भैया 90 डिग्री पर जरूर मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई वृत्त है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, भागना नहीं है, और इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, यह है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को चूमते हुए हमेशा के लिए गुजर जाती है। यह ऐसी रेखा है जो वृत्त के परिधि पर कहीं एक जगह ही टच किया होगा। दोस्तों आपको देखने से तो लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत जगह रगड़ दिया है पकड़ के, लेकिन ये बहुत जगह नहीं रगड़ाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि है ना, इसके कोई भी 2 बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं होता है। अगर वृत्त खींचना है तो ये डॉट डॉट अनंत डॉट डॉट सट के, अनंत डॉट डॉट सट के ये वृत्त की परिधि बना होगा, और अगर एक दूसरे के सामने अगर बिंदु होगा तो वो सीधी लाइन बनेगा, ना कि वो वृत्त बनेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है
कि जब एक डॉट हुआ होगा ना तो वो अगला डॉट इसके सीधे में नहीं आया होगा, ये परिधि पर अनंत डॉट है। ये क्या हुआ होगा, ये थोड़ा सा भटका होगा दाएं बाएं कहीं भी कहिए, मतलब अगर इधर की तरफ हम बना रहे हैं तो बाएं ऐसे गया होगा, थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते, मैं थोड़ा सा आगे आगे लिख के मैं आपको बता देता हूं, आप ही बताइए, ऐसे गया होगा ना। लेकिन बताइए अगर इस डॉट के एकदम सामने अगला डॉट होता तो वो कभी घूमता ही नहीं, वो सर्कल बनता ही नहीं, वो सीधा लाइन बन जाता। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर जो बिंदु होता है ना, कोई भी दो बिंदु एक दूसरे के एकदम सीधा नहीं होता है, सामने नहीं होता है। तो अब कहने की बात यह है मेरा कि जब हम सीधा लाइन खींचेंगे तो जब कोई दो बिंदु एक दूसरे के सामने होगा तभी तो इस लाइन को दो बिंदु टच करेगा। तो याद रखिएगा कि वृत्त के परिधि पर कोई एक ही बिंदु उस स्पर्श रेखा के साथ मिलता है, ये बात पक्का है। अब आपको देखने में भले ही लगता होगा, चूंकि फिगर ऐसा आपको दिख रहा है कि भैया ये तो आप टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट कहीं से भी खींच सकते हो, यहाँ तो सर कितना बिंदु रगड़ा गया होगा, लेकिन नहीं, याद रखिएगा कोई एक ही रगड़ाया होगा, वो एक ही सटा होगा। ये ऐसे खींचने से ऐसे आपको पता चल रहा है। तो कई जगह नहीं, केवल एक बिंदु इसका स्पर्श करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वह बिंदु स्पर्श बिंदु होता है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु होता है, क्योंकि स्पर्श किया जिस बिंदु पर वो स्पर्श बिंदु होता है। अब आपको यह भी पता है कि भैया वृत्त में केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दे तो क्या हो जाएगा। तो याद रखना कि केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को अब आपको दिमाग में रख लेना है। वृत्त में स्पर्श बिंदु को केंद्र बिंदु से अगर मिला दिया जाए, यानी आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री पर मिलती है। अब बोलिए इसका फायदा क्या होगा आपको, ये बात याद रखने से फायदा होना चाहिए ना, तो आपको फायदा होगा, ये टेंजेंट की कभी लंबाई दे देगा। अब बताइए अगर मैं यहां से यहां आपको मिला दूं, यहां से यहां मिला दिया, ये क्या बन गया। अगर मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ये आपको पता है, तो क्या आप ये पता कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो ये पता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में कोई दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। और देखते हैं और सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो समझना जरूरी है बिल्कुल। दोस्तों ये जो वृत्त है ना, वृत्त ये केंद्र बिंदु है, ये जीवा, मान लीजिए ये जीवा ए बी, इस जीवा का ये दो छोर है ना, ये दोनों छोर को लेकर केंद्र बिंदु पर मिलाइए, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से। अब ये जो कोण बनता है ना, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, मान लीजिए यहाँ वो दे देते हैं केंद्र बिंदु को, उसे लिखा ही जाता है। जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा, इसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। ये मतलब अगर ये यहां पर मैंने कोण सी दिया है ना, क्योंकि यहां भी एक बिंदु होगा, जहां टच किया वहां बिंदु है, ये जीवा था हमारा, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण इस जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। अगर यह कोण 30 डिग्री है और आपसे एग्जाम में यह कोण के बारे में पूछता है तो आप 30 का दुगना कहिए कि 60 डिग्री होगा। यानी कोण हमारा AOB, अच्छा इस कोण को लेना है तो इसको बीच में रखना है, कोण A और तब O और के बाद हम B पर जा रहे हैं, तो कोण AOB जो होगा हमारे इस कोण का दुगना। अब इस कोण का नाम क्या है भैया, तो A से C पर जाइए, C से B पर आइए, यानी जिस कोण को दर्शाना है उसको बीच में लिखना है।
या तो आप बी सी ए लिख लीजिए या ए सी बी लिखिए, लेकिन अगर कोण सी दर्शाना है तो आप उसको बीच में रखेंगे, यानी कोण ए सी बी, सी है बीच में यानी हम यहाँ का चर्चा कर रहे हैं, ओ है बीच में यानी हम यहाँ का चर्चा कर रहे हैं, यानी इस बराबर नहीं, इसका दुगुना, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर, इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर। जैसे 30 में 2 से गुना करिए तो 60 डिग्री होगा। तो आपको यह बात याद रखना है कि जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। अब सुनिए, एकदम ही सीधा रहे तब, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोण इधर भी जाकर बन सकता था, मतलब मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है। ये जो कोण है ना, ये आप देखिए, यही जीवा द्वारा, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। देखिए ये जीवा था, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण इसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर, अच्छा इधर बनता तब नहीं, इधर दूसरा बात होगा, अभी बताएंगे। उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना, तब बताइए जीवा से उधरे न बना है, चाहे वो यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ 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 कहीं भी उस तरफ के ई परिधि, ई केवल जीवा से उधर, इस जीवा से उधर कहीं भी कोण बना उसका दुगुना होगा केंद्र बिंदु पर वाला। इस बात को याद रखना। सिर्फ वही नहीं, अगर कोण यहां बनता, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको पोलियो मार दिया, रुकिए, यानी यहां भी बनता, लीजिए एक इस जीवा के इस छोर से और इस छोर से, तो बस इसका भी दुगना ही होगा। और ध्यान देने वाली बात एक और है, क्या कि जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ जितने भी परिधि पर कोण बनेंगे ना, वो सारे कोण आपस में बराबर होंगे भैया। हाँ, जैसे अगर यह कोण 40 डिग्री है तो यह कोण भी 40 डिग्री होगा इस जीवा द्वारा, लेकिन वही जीवा द्वारा यहां भी 40 डिग्री ही होगा, यहां भी बनेगा तो वो 40 डिग्री ही होगा। जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ, वृत्त के एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाले सारे कोण आपस में समान होंगे। और आप कहेंगे क्या केवल ऊपर के ही? ना 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 ना, इधर भी आपस में बराबर होगा। अगर इधर 20 डिग्री बन रहा है, इस जीवा से इधर परिधि पर 20 डिग्री बन रहा है, तो इधर जितने भी बनेंगे वो सारे 20 डिग्री बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यही छोटा छोटा बात आप नहीं जानते हैं तो आपको मुश्किल होने लगता है और ज्योमेट्री में कुछ समझ ना आता है, ये पहले सीख लीजिए। दोस्तों ये जीवा है, इस जीवा द्वारा वृत्त के एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाला कोण, सभी कोण आपस में समान होगा। देखिए, यानी कि अगर ये जीवा हमारा ए बी था, यहाँ सी और डी लिख दिया, यानी कोण सी और कोण डी आपस में बराबर ही होगा। कोण सी और कोण डी आपस में बराबर होगा। जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ के परिधि पर बनने वाले सारे कोण आपस में समान होंगे, और अभी हम सिद्ध करके आपको बताएंगे कि कैसे समान होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, वो सारा चीज हम आएंगे। दोस्तों जब ये वृत्त होता है ना, वृत्त, तो वृत्त में अगर परिधि पर स्थित कोई भी 4 बिंदु कहीं भी, लेकिन वृत्त के परिधि पर होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को आपस में मिला दोगे तो चतुर्भुज हो ही जाना है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिला देने से ये चतुर्भुज बना। इस चतुर्भुज का नाम है चक्रीय चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम है चक्रीय चतुर्भुज। अब आपको याद रखने के लिए ऐसे सोचना, ये वृत्त एक चक्र है, कृष्ण भगवान का नहीं देखे, राक्षस का वध करते थे, तो ये चक्र है और चक्र के अंदर चतुर्भुज है, नाम चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसका चारों पॉइंट का नाम दे देते हैं ABCD, जहां जहां बिंदु है ABCD, यानी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और दोस्तों याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है सुन लीजिए।
चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जरूरी नहीं कि ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर ये 120 होगा तो ये 60 भी हो सकता है, लेकिन 180 होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज का नियम है किसके आमने सामने, आमने सामने यानी कोण एक के सामने कौन है, कोण सी है, इनका योग होगा 180 डिग्री। उसी तरह कोण बी और कोण डी आमने सामने हैं, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। यानी आपको यह बात ध्यान में रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब बोलिए याद रखने से क्या फायदा है? फायदा है आपको कह देगा, इसमें एक कोण दे देगा, आपको कह देगा कि कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तो पूछ लेगा कि ज़रा बता दो कोण डी का मान क्या है। अब बताइए, ये कोण डी है, यहाँ वाला पूछा गया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कोण बी 110, कुछ देगा तब कुछ पूछेगा, ऐसा नहीं कि दोनों आपसे पूछेगा। अगर कोण बी दिया है 110 डिग्री, अब यहाँ वाला निकालना है, अब निकाल सकते हो, क्योंकि 110 है, ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो ये ऑटोमेटिक आप समझ गए कि ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये 70 होगा और ये 110 होगा, 70 और 110 180 हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, हम 180 में से एक को घटा लेंगे, दूसरे का निकल जाएगा। तो याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज कब होता है भैया? वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिला देने से जो आकृति बनती है वो है आकृति चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब अगर चक्रीय चतुर्भुज की चर्चा हो गई है तो कुछ बात और जान लेते हैं इसमें। दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में होता यह है कि अगर किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दीजिए, जैसे ये डी सी भुजा था, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए, अब बड़ा कर दिए तो ये बाहर निकल गया, तो बाहर गया तो ये होता है इसका, देखिए इस लाइन से यहां तक ये कोण बाह्य कोण कहलाता है। जो बाहर में है बाह्य कोण और जो अंदर में है अंतः कोण। अरे अ से अंदर, अ से अंतः, अब ब से बाहर, अब ब से बाह्य, ये हो गया आपका बाह्य कोण, इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। और इधर जितना बच गया, देखिए इसी लाइन के यहां तक टच किए, ये दोनों लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक बाह्य कोण, और फिर इसी लाइन से इस लाइन तक पहुंचे, ई है अंतः कोण। इसको क्या कहते हैं हम? अंतः कोण कहते हैं ना। अब आपको एक बात याद रखना है, ये बाह्य कोण जो होता है ना, ये बाह्य कोण अपने सामने वाले, अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। ये बाह्य कोण और इसका ये अंतः कोण, इस कोण के सामने वाला कोण के बराबर ये वाला होता है। गजब का नौटंकी है। देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो यहां 80 होगा। हाँ, और आपको थोड़ा देर पहले समझाया ना कि इन दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होगा चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये 80 है तो 100 होगा। और आपको इतना पता होगा कि एक सीधा लाइन पर पूरा 180 का ही कोण होता है, तो ये लीजिए 80 और ये लीजिए इधर 100, हो गया ना 180। कोई भी लाइन सीधा हो उस पर पूरा 180 डिग्री का ही कोण होता है। ये पूरा 180 डिग्री का कोण होगा। देखिए ये पूरा 180 होता है, तो इस सीधा लाइन पर देखिए ना, इतना 80 और फिर यहां से यहां तक ये 100 है ना, हो गया ना 180। तो याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग 180 होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाने पर, चाहे कोई भी भुजा बढ़ा दो, एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। याद रहेगा? चलिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा छोटा बात है, ज्योमेट्री का ये शुरुआती चीज है, और जब आप इसे याद रखेंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये अगर बढ़ा देते हैं
तो ये बना बाह्य, ये अंतः कोण, इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा ये बाह्य कोण। ये वाला जो कोण होगा अगर x है तो यहाँ भी x होगा। अब आपको इससे फायदा क्या होगा, आपको क्या करेगा ना एग्जाम में बोल देगा कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, एगो बाह्य कोण का नाम, एगो बाह्य कोण दे देगा और उसके सामने वाला कोण पूछ लेगा आपसे अंतः कोण के सामने वाला कोण। तो कोई चक्रीय चतुर्भुज रहेगा आपके सामने, और चक्रीय चतुर्भुज कभी कभी आपको धोखा दे देगा, आपको समझे में ना आएगा कि वो चक्रीय चतुर्भुज कैसे है, वो ऐसे भी बना हुआ रहेगा, याद रखिएगा। आपको बुझाएगा पते नहीं चलेगा, लेकिन आपको देखना है कि परिधि पर स्थित कोई भी 4 बिंदु अगर मिल रहा है तो ये 4 भुजा हो ही गया इसमें। देखिए ना, एगो छोटके है ना, 1 2 3 4, ये चक्रीय चतुर्भुज ही है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने, तो ई कोण के सामने ई वाला हुआ, ई कोण के सामने ई वाला हुआ। अब मान लीजिए कि ये वाला दे देता है आपको 110 डिग्री, और आपसे यहाँ पूछ लेगा कोण ABCD, और आपसे पूछ दिया कि कोण A का मान क्या होगा। लीजिए ये 110 है बाह्य कोण, तो अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है, यानी 110 यहाँ भी होगा, यह आपका हो गया 110 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो फिगर ऐसे टेढ़ टाढ़ बना के दिया हुआ रहेगा, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे ऐसे आपको चक्रीय चतुर्भुज मिलेगा एग्जाम में, ये ज़रूरी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, जब ये केंद्र बिंदु है, कोई 2 जीवा केंद्र बिंदु के अपोजिट में है, अपोजिट मतलब एक केंद्र बिंदु से उधर और एक केंद्र बिंदु से इधर है। अगर ये दोनों की लंबाई समान है ABCD, ठीक है, ये दोनों की लंबाई आपस में क्या है, समान है। अगर AB बराबर है CD के, तो आपको याद रखना है कि भैया केंद्र बिंदु से वो समाने दूरी पर स्थित है, मतलब केंद्र से ये जितना ज़्यादा दूर होगा केंद्र बिंदु से ये भी उतना ही दूर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अभी थोड़ा देर पहले कि केंद्र बिंदु से जो जितना ज़्यादा दूर उतना छोट, और जितना ज़्यादा नज़दीक कोई भी जीवा उतना बड़ा। अब अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर ही होगा, क्योंकि आपको पता है ना केंद्र बिंदु से अगर ये बहुत दूर है तो ये छोटा, अगर ये थोड़ा कम दूर है तो ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा और बड़ा, और जो केंद्र बिंदु पर होके चल जाए तो सबसे बड़ा, और फिर जब उधर जाने लगे तो छोटा, ये और छोटा, क्योंकि केंद्र बिंदु से ये दूर हो रहा है। ये देखिए ये और छोटा। तो अगर ये दोनों बराबर, मान लीजिए ये वाला और ये वाला बराबर है, तो बराबर अगर कोई ये है तो बराबर है, तो भैया वो समान दूरी पर होगा। तो अगर 2 जीवा समान लंबाई की है तो वो केंद्र बिंदु से समान दूरी पर ही होगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब मान लीजिए कभी एक जीवा की लंबाई दे दिया AB, AB का लंबाई दे दिया आपको 8 मीटर, तो केंद्र बिंदु से जब जीवा पर लंब आता है, अच्छा जब ये लंबाई इसकी दूरी निकालनी होती है तो वो लंब ही खिंचाता है, तो इसको 2 भाग में बांट देता है, यानी ये 4 हो गया। तो अगर इसकी लंबाई पूछ लेता है, अगर ये 8 है तो ये 8 होगा, नहीं पूछता है तो अगर कुछ भी, अगर आपको ये त्रिज्या पता होता है और इधर वाले के बारे में कुछ दे देता है, इसके बारे में कह देता है कि ये भैया 3 सेंटीमीटर है ये वाला, तो ज़रा हमें त्रिज्या बताइए या कुछ भी, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये ऑटोमेटिक 5 निकल के आ जाएगा। आपको समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की भुजा ही देगा। जैसे मान लीजिए ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा समकोण त्रिभुज के नियम से। अब अगर आप नहीं जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में तो त्रिभुज वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको इस तरह से पता हो जाएगा। इससे इसका कोई भी रिलेशन दे सकता, हो सकता है इसकी लंबाई देके इसकी पूछे, इसकी देके इसकी पूछे, या केंद्र बिंदु से इतना दूर है तो ये कितना दूर है, तो अगर ये बराबर है तो समान दूरी पर होगा, बराबर नहीं है तो अलग अलग दूरी होगा। अब आ जाइए एक बात समझ लेते हैं, कुछ कंडीशन है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि 2 वृत्त
एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श करने मतलब क्या हुआ कि अंदर से एक दूसरे को छूता है, तो इसके उभयनिष्ठ टेंजेंट कितने होंगे? उभयनिष्ठ टेंजेंट मतलब कॉमन टेंजेंट, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको आप कॉमन टेंजेंट कहेंगे। कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कॉमन टेंजेंट किसको कहेंगे? जो टेंजेंट दोनों के लिए हो, जो स्पर्श रेखा दोनों के लिए है। तो इसमें आप केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कंडीशन एक कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा हो तो उसमें कॉमन टेंजेंट केवल एक होगा। दोस्तों, अगर दो वृत्त एक दूसरे के अंदर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है तो इसमें कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है कि कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, कुछ कंडीशन देगा आपको। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं होगी। या दो वृत्त एक दूसरे से दूर हैं तो बताइए उसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी, ऐसा कंडीशन। तो जब आप बताइए, अगर कोई स्पर्श रेखा खींचिएगा तो इसको तो यह स्पर्श किया लेकिन इसको तो नहीं किया। अगर इसको करवाते हैं तो बाहर वाले वृत्त को स्पर्श नहीं किया, आप कहेंगे कर दिया। नहीं, वो परिधि को छूते जाना चाहिए। ये तो भाई इसको छेदते हुए चल गया, ये छेदक रेखा हो गया। हाँ, छेदक रेखा भी होता है, ध्यान रखिएगा। कोई वृत्त है ना, अब वृत्त को छेदते चला जाए तो छेदक रेखा है वो। अब एक बात, ये वृत्त में दूसरा कंडीशन, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? एक टेंजेंट तो आप ऐसे खींच सकते हो और एक टेंजेंट ऊपर से खींच सकते हो, यानी ये ऐसा स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्त को छू रहा है, ये स्पर्श रेखा भी, ये भी। तो यानी इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 1 और इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 2। एक कंडीशन और देखिए, अगर दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तो सीधा ऐसा कितना लाइन है जो दोनों परिधि को छुए, दोनों के परिधि को छुए। एक तो ये छुआ और इसको आप ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी छुआ सकते हो, छेदना नहीं चाहिए, मारकर फिसल जा रहा है। देखिए, यानी ये सीधा लाइन दोनों वृत्त को छू दिया बाहर से, परिधि, उसको छेद नहीं करना चाहिए, परिधि को छूते जाना चाहिए। ये भी लाइन और ये भी क्रॉस लाइन दो, यानी इस बार कॉमन टेंजेंट की संख्या 4 हो जाएगी। तो इस 3 कंडीशन का आपको याद रखना है, 3 कंडीशन कि कॉमन टेंजेंट की संख्या कब कितना होता है। जब वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो एक बार ही कोई सीधा लाइन दोनों के परिधि को छू सकता है, यानी कॉमन टेंजेंट 1 हुआ। कॉमन मतलब दोनों के लिए हो, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है, तो वो जो दिल का हाल है वो कॉमन है। इस बार क्या है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है, तो इस बार कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे न खींचा जाता है एगो, तो ये क्या हुआ, वृत्त को चिरते हुए परिधि को नहीं छूते गया है, तो ये टेंजेंट नहीं हुआ। ये उभयनिष्ठ जीवा आप कह सकते हैं, कॉमन जीवा कह सकते हैं इसको। इस बार कॉमन टेंजेंट 2 ही था और इस बार कितना है, 3 है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपको ये चीज़ें समझ में आया है। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और इसका बेसिक पार्ट एक और अगला लेकर आऊँगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि हमने इसमें बहुत छोटी छोटी बातें आपसे जिक्र किया है और एक वीडियो और 25-30 मिनट का बनेगा जिसमें हम बेसिक बात ही आपको समझाएंगे। उसके बाद का तीसरे पार्ट से हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।